जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को पता है हम देख रहे हैं संविधान और संविधान में हम पहुंच चुके हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे तक। ठीक है, अब देखिए ये इसका अंतिम वीडियो, यानी कि आज इस वीडियो में हम इसको समाप्त कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, भाग 4A यानी कि मूल कर्तव्य के बारे में। ठीक है, तो देखिए अगर आप इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप बहुत ही अच्छे से पूरा संविधान देख सकते हैं। साथियों जैसे ही आप हमारे प्लेलिस्ट पे आएंगे ना तो आपको देखिए ये दिखेगा किस नाम से, संपूर्ण भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, संपूर्ण आपका संविधान कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं स्टैटिक जीके क्लास आप दोस्तों ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ाया है। ठीक है, और साथियों जो हिंदी है ना हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से, क्योंकि आपको पता है कि हमने हिंदी बहुत अच्छे से मेहनत किया है। जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कहीं पूछे गए हैं उनको हमने सेलेक्ट कर दोस्तों इसमें डाला है। तो ये है आपके लिए संपूर्ण हिंदी के लिए यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम्स, यानी वीडियो हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, फॉरेस्ट एसआई, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप पुलिस की तैयारी करें दोस्तों तो इस वाले प्लेलिस्ट को आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी के लिए बहुत शानदार तरीके से हमने पढ़ाया है। और आपके लिए यूपी स्पेशल दोस्तों ये देखिए मात्र 23 वीडियो हैं, इसको आप जाकर के एक बार देखिएगा, बहुत ही खतरनाक तरीके से दोस्तों हमने आपका कवर कराया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नीति निर्देशक तत्व के बारे में। जैसा साथियों हमने पहले वीडियो में देखा था कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में कि ये 36 से 51 आर्टिकल तक है। ठीक, भाग 4 में है, इसमें हम दोस्तों 39 आर्टिकल तक पढ़ चुके। तो चलिए शुरू करते हैं 40वें आर्टिकल से। साथियों मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 40 का कहता है, हमारा अनुच्छेद 40 का कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है, संगठन या गठन कह लीजिएगा, जाता है। ठीक है, आपको बता दें ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, 3 से 4 बार आपके यूपीएसआई में पूछा गया है। मतलब हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, यूपी ट्रिपल एस सी पेपर पूछा गया है, तो आप इसे जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन, कि गांव में दोस्तों पंचायतों का गठन हो जिससे दोस्तों गांव का विकास हो सके। और दोस्तों ये सोच किसकी थी, तो हमारे महात्मा गांधी जी की। ठीक है, और आपको बता दें कि दोस्तों इन्हीं सब के लिए आपके 73वां और 74वां संविधान संशोधन भी किया गया था, जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को दोस्तों संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, 73वां 74वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसमें हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी, तो बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, आपको पता है कि इसके पक्षधर कौन थे, महात्मा गांधी जी। वो कहते थे कि पहले गांव का विकास होगा, ठीक है, तभी दोस्तों देश का विकास हो पाएगा, क्योंकि गांव से मिलकर के ही देश का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आर्टिकल 40 दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का गठन। चलिए अगला है मेरे साथियों कि आर्टिकल 41, क्या, अनुच्छेद 41 क्या कहता है, तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। मतलब दोस्तों कुछ दशाओं में, जैसे मान लिया कोई दोस्तों कमजोर है ना, या फिर दोस्तों उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, या फिर विकलांग है ना, इस तरह से दोस्तों उनको दोस्तों क्या करना है, उनको दोस्तों कहीं काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। ठीक है, जैसे दोस्तों इसके कुछ एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे वृद्धा पेंशन दिया दोस्तों, वो किस आर्टिकल के तहत, तो आप समझ सकते हैं ये इसी का बहुत ही अच्छा उदाहरण। वृद्धा पेंशन ना, बुढ़े व्यक्तियों को दोस्तों पेंशन दी जाती है, विकलांग भत्ता दिया जाता है दोस्तों, है ना, बेरोजगारी भत्ता मिलता है, मनरेगा दोस्तों शुरू किया गया। तो मतलब ये दोस्तों दशाओं में, कुछ दशाओं में, वैसी दशाओं दोस्तों काम देने की बात कही गई थी। आप देखो प्रौढ़ शिक्षा चलाया जाता था ना, प्रौढ़ शिक्षा, बूढ़ा मतलब बूढ़े व्यक्तियों के लिए दोस्तों शिक्षा चलाई जाती थी, उनको पढ़ाया जाता था ना, तो वो सब चीजें दोस्तों आपके आर्टिकल 41 के ही जरिए होते हैं, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखते हैं काम की न्याय संगत और मानवोचित, ठीक है, मानवोचित दशाओं में प्रसूति सहायता का उपबंध। मतलब साथियों कह रहा है ये कि प्रेग्नेंट संबंधी, जब महिलाएं क्या होती है दोस्तों प्रेग्नेंट होती है, तो उनसे संबंधित, ठीक है, कि उनको दोस्तों काम की न्याय संगत हो। ठीक है, आपको पता होगा कि इसके तहत दोस्तों महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों आपको पता है कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है दोस्तों उनको छुट्टी दी जाती है किसी जॉब से, और उसके पैसे काटे नहीं जाते हैं, है ना। तो वो सब दोस्तों आपके आर्टिकल 42 के ही उदाहरण है। जैसे आपको पता है इसके तहत बहुत सारी योजनाएं भी चलाई गई हैं, जैसे मातृत्व वंदना योजना, आपको पता होगा, ठीक है, कि महिलाओं के लिए प्रसूति योजना, जच्चा बच्चा योजना दोस्तों, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों दोस्तों क्या हो, सही रहें, ठीक, उनके देखभाल की बात की जाती है, और आपको पता है कि दोनों को दोस्तों देखभाल की बात की जाती है। ठीक है, तो ये दोस्तों किसके तहत चलाते
आते हैं 42 के तहत। 42 के तहत दोस्तों क्या आप याद रखेंगे, प्रसूति सहायता। ठीक है, जो दोस्तों महिलाएं प्रेग्नेंट होती है उनके दोस्तों स्वास्थ्य का ध्यान देना, उनके जच्चे बच्चे का ध्यान देना दोस्तों, उसके बारे में आपका आर्टिकल 42 कहता है। ठीक है, इसमें आपको पता है इसके लिए एक अधिनियम लाया गया था, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए अब देखिए ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको आप मतलब कि आपको क्या है ना, कोई दोस्तों महिला है, उसको दोस्तों मातृत्व वंदना योजना का लाभ नहीं मिला, तो वो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती, क्योंकि आपको बताया कि ये क्या है, ये नीति निर्देशक तत्व हैं, इनसे दोस्तों आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, ये दोस्तों आपको पता न्यायोचित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों 43 नंबर का कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, है ना, कर्मकारों के लिए दोस्तों जो काम करने वाले उनके लिए कुछ मजदूरी, ठीक है, निर्वाह मजदूरी, तो इसके लिए दोस्तों आपको पता न्यूनतम मजदूरी दी गई, श्रम योगी बंधन योजना चलाई गई, मुद्रा योजना चलाई गई दोस्तों की आपको लोन मिलेगा, आप दोस्तों कुछ रोजगार कर सकते हैं। तो आर्टिकल 43, ठीक है, और दोस्तों आर्टिकल 43 ये इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। अनुच्छेद 43 क्या कहता है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों यानी श्रमिकों का भाग लेना, यानी जो उद्योग हैं उनके प्रबंधों में दोस्तों किसका, श्रमिकों का या कर्मकारों का भाग लेना, ये आपसे पूछा था कि आर्टिकल 43 है ना, किसके तहत जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 पर ये अनुच्छेद जोड़ा गया आर्टिकल 43 क्या जोड़ा गया कि उद्योगों के प्रबंध में, है ना, कर्मकारों का भाग लेना। और मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 43 भी जोड़ा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया कि सहकारी समितियों का उन्नयन या फिर सहकारी समितियों का गठन की बात की गई आर्टिकल 43 बी में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, और आर्टिकल 44 दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितना दोस्तों आर्टिकल 40 इंपॉर्टेंट उतना ही आपका आर्टिकल 44 इंपॉर्टेंट। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय दोस्तों चर्चा का विषय भी बना रहता है ना, कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। ठीक है, आपको पता है समान नागरिक संहिता दोस्तों यूसीसी है ना, तो आपको पता होगा कि दोस्तों इससे क्या होता है कि इसमें क्या होगा, अगर ये दोस्तों लागू होगा ना, तो आपको पता है कि फिर दोस्तों ना तो हिंदू का कोई वो चलेगा, ना ही मुस्लिम, जैसे आपको पता है कि मुस्लिम लोगों का दोस्तों एक अलग कानून होता है, ठीक है, हिंदू का अलग होता है दोस्तों, उनकी मैरिज एक्ट अलग होती है, उनकी मैरिज एक्ट अलग होती है, ईसाइयों का अलग होता है, तो उन सभी चीजों दोस्तों समाप्त करके केवल देश का ही एक एक्ट लागू होगा। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता दोस्तों, और ये आपको बता दो केवल एक ऐसा राज्य दोस्तों गोवा है जहां पर दोस्तों ये लागू है आर्टिकल 44 यानी कि समान नागरिक संहिता, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, गोवा में लागू है। और आपको बता दें दोस्तों गोवा सबसे छोटा राज्य है, क्या है, सबसे छोटा राज्य है पूरे भारत का साथियों। ठीक, तो गोवा याद रखेंगे। ठीक है, गोवा। चलिए अब दोस्तों आपका है 45 अनुच्छेद 45। देखिए आपको बता दें कि अनुच्छेद 45 में दोस्तों इस समय क्या है वर्तमान में, तो 0 से 6 वर्ष के यानी कि 0 से 6 वर्ष के से कम के बच्चों को, है ना, समझिएगा, 0 से 6 वर्ष से कम के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। देखिए अब कहेंगे सर इसके उदाहरण बताइए, तो आपको पता है जैसे आंगनबाड़ी होता है ना दोस्तों, आंगनबाड़ी, तो वहां दोस्तों 0 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा होती है। ठीक है, तो उसके बारे में बताएगा। देखिए पहले इसमें क्या था 45 में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा यानी कि प्राथमिक शिक्षा दी जाए, ये पहले था। इसको दोस्तों 86वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों ये चीज चेंज करके, इसकी भाषा में चेंज करके दोस्तों ये कर दिया गया ना, तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है ना। आपको पता वही 86वां संविधान संशोधन है जिसमें दोस्तों आपको पता है कि आर्टिकल 21A जोड़ा गया ना, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया ना, 21A जोड़ा गया, और दोस्तों क्या 51A जोड़ा गया जिसमें 51A का दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है, 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि 45 के तहत क्या किया गया दोस्तों, उसके भाषा में परिवर्तन कर दिया गया, जहां पे दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों था वहीं पे 0 से 6 वर्ष के बच्चों तक कर दिया गया। ठीक है, चलिए 46 में क्या कहा गया दोस्तों कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, यानी कि SC ST OBC को दोस्तों शिक्षा और अर्थ संबंधी दोस्तों अभिवृद्धि के बारे में बताया गया है। ठीक, ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्यों साथियों, 47 में क्या कहा गया है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य को सुधारने का राज्य का कर्तव्य होगा। दोस्तों आपको पता है कि आपसे पूछेगा कि दोस्तों शराबबंदी किसका उदाहरण है,
है ना, आपका मौलिक अधिकार का, मौलिक कर्तव्य का, या फिर दोस्तों नीति निदेशक तत्व, तो आप बताएंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व का। ठीक है, आपको पता है जैसे दोस्तों देखते हैं किसी किसी राज्य में गुटखा पाबंद है, कहीं कहीं दोस्तों शराबबंदी है, जैसे बिहार में है। ठीक है, हानिकारक दवाइयों पर प्रतिबंध दोस्तों ये किसके द्वारा होता है, ये 47 आर्टिकल 47 के तहत ये चीजें हो सकती हैं। आपको पता है कि हर राज्य में नहीं है। अब देखिए कहीं पे गुटखा बैन नहीं है दोस्तों, शराब बैन नहीं, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि भैया इसको बैन करिए। क्यों? क्योंकि ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये क्या है, राज्य का नीति निदेशक तत्व। जो राज्य सरकार चाहेगी दोस्तों वही करेगी। वो चाहेगी गुटखा बैन कर दे तो गुटखा बैन कर देगी, अगर चाहेगी दोस्तों हमें इससे प्रॉफिट हो रहा नहीं बैन करना तो नहीं बैन करेगी। ठीक है, तो 47 इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों 48 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन संगठन दोस्तों, और इसी के तहत आर्टिकल 48 के तहत दोस्तों गाय और दुधारू पशुओं के वधों पर रोक लगाएगा। आपको पता है कि हर राज्य में दोस्तों, किसी किसी राज्य में, जैसे यूपी में दोस्तों गाय को काटना दोस्तों, गाय के वध पे रोक लगाएगा। आपको दोस्तों क्या होगा, जुर्माना दिया जाएगा और जेल भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा हर राज्य में नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें राज्य के ऊपर डिपेंड करती हैं, वो लगाता है नहीं दोस्तों। वैसे आपको याद रखना है कि 48 नंबर अनुच्छेद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही दोस्तों 48 है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों बाद में जोड़ा गया है। कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें क्या है, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, 48 का कहता है। ठीक है, इसी के तहत दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों ये देखिए पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भी लाया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 49 नंबर का राष्ट्रीय स्मारक, धरोहर एवं स्थानों का संरक्षण दोस्तों आपको होता है। जैसे राष्ट्रीय स्मारक है हमारे, ठीक है, जो दोस्तों पुराने से स्मारक हैं, धरोहर है, जैसे आप कुतुब मीनार हो गया, लाल किला, उनका संरक्षण करना है। ऐसा नहीं जहां आप आए वहीं पे थूक के चल दिया, पान पूरा लाल कर दिया। ठीक, ऐसा नहीं करना। ठीक है, और दोस्तों आपका अनुच्छेद 50 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट। कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग होगा, यानी कि कार्यपालिका न्यायपालिका से क्या होगी, अलग होगी, वो पृथक होगी। ठीक है, तो ये बताया गया। और दोस्तों 51 में बताया गया अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी अभिवृद्धि। दोस्तों जो भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे होंगे दोस्तों वो आपके अनुच्छेद 51 में आते हैं। ठीक है, साथ ही ये आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों एक चीज आपको हम मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के बारे में कुछ उसके मतलब बता दें कि इनमें कंपैरिजन करके कौन सा क्या है ना, जिसको आपको बहुत अच्छे समझ पाए। देखिए आपसे पहली चीज, मूल अधिकार किसमें, भाग 3 में है, और निदेशक तत्व किसमें है, भाग 4 में। कहां से कहां तक मूल अधिकार, तो 12 से लेकर के अनुच्छेद 12 से 35, ये 36 से 51 तक। अब मूल अधिकार कहां लिया गया, अमेरिका से दोस्तों, और नीति निदेशक तत्व कहां लिया गया, आयरलैंड से। ठीक है, ये देखिए वाद योग है, यानी कि दोस्तों इस पे हम वाद विवाद कर सकते हैं। ठीक समझिएगा, इस पे हम वाद विवाद कर सकते हैं। मूल अधिकार अगर कोई हमारा हनन होता है दोस्तों, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मगर दोस्तों आप नीति निदेशक तत्व का कुछ भी हो जाए दोस्तों, आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, ये दोस्तों नकारात्मक प्रतीक होते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों सकारात्मक प्रतीक होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। व्यक्तिगत, देखिए जो आपके मूल अधिकार है ये व्यक्तिगत स्तर को अच्छा बनाते हैं दोस्तों, और ये सामुदायिक स्तर को दोस्तों अच्छा बनाते हैं। आपको पता है सामुदायिक स्तर पर होते हैं, आपको इतना पता होगा। और दोस्तों पता है जब कोई बच्चा पैदा होता है दोस्तों, आप उसको स्वतः ही दोस्तों मूल अधिकार मिल जाते हैं। मगर साथियों को पता है कि जो आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व होते हैं वो दोस्तों जब तक लागू नहीं होते हैं तब तक वो चीजें नहीं मिलती हैं। ठीक है, अगला है ये सरकार के अधिकारों को घटाता है। दोस्तों आपको पता है कि सरकार दोस्तों चाहे भी तो ना आपके मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती है दोस्तों। ठीक है, उसके लिए उसको बहुत ही कठिन प्रक्रिया से गुजरना होगा। मगर साथ ही जो आपके नीति निदेशक तत्व है दोस्तों, इसको लागू करे ना लागू करे दोस्तों, उस पर डिपेंड करता है पूरी तरीके से। ठीक है, और दोस्तों इसके पीछे कानूनी मान्यता और इसके पीछे राजनैतिक मान्यता, तो बहुत अच्छे समझ गए होंगे दोस्तों। अब आपको बता दें, देखिए एक ये आपका विवाद है। ठीक है, क्या विवाद है, चंपक दोराय राजन बनाम मद्रास राज्य 1951 में आया था। और ये दोस्तों आपका जो विवाद है दोस्तों, ये आपका पूछा गया था यूपीएसआई 2021 में। क्या पूछा गया था, तो दोस्तों याद रखेंगे किससे संबंधित है, तो मौलिक अधिकारों व नीति निदेशक तत्वों के बीच में अगर किसी प्रकार का संघर्ष होता है तो ऐसे में दोस्तों मौलिक अधिकार ही मान्य होंगे। मौलिक अधिकार को दोस्तों प्रायिकता दी जाएगी, मौलिक अधिकार को ही मेन माना जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों एक बार मैं आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट है उनको आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, जो अनुच्छेद आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों पहली चीज, ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों 39 का ए याद रखना दोस्तों। 39 दोस्तों और 39 का की दोस्तों समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता किसमें है, तो 39 के ए में है। और समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें, 39 में। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों उनको जरूर याद रखिएगा, जैसे 39 और 39 ए। ठीक है, उसके बाद 40 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन बताया गया कि ग्राम पंचायत का गठन किसमें होगा, अनुच्छेद 40 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेरे साथियों आपको आना कहां पे है, तो मैं आपको बता दूं साथियों आपको आना है 43 ए और 43
43B। क्या 43A क्या है दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन जो जोड़ा गया था, इसमें दोस्तों उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों यानी श्रमिकों के भाग का लेना बताया गया। और 97वां संविधान संशोधन में 43B जोड़ा गया, इसमें दोस्तों सहकारी समितियों का उन्नयन बताया गया दोस्तों, इसको याद रखना है। उसके अलावा 44 दोस्तों मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 44 क्या कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए उसके बाद में बात करता हूं दोस्तों, तो आपको याद रखना है 47 नंबर दोस्तों, याद रखेंगे 47 नंबर में क्या है दोस्तों? शराबबंदी यानी मद्यपान निषेध, ठीक है, यह रखना। और 48 दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि दुधारू पशुओं पर रोक यानी कृषि और पशुपालन संगठन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका 48 है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्या कहा गया कि पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के बारे में बताया गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 50 और 51 भी मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। एक बार आपको बता दें कि जाइए भैया हमारे प्लेलिस्ट पर, वहां आपको मिल जाएगा ये दोस्तों संपूर्ण भारतीय संविधान, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया है दोस्तों। और ये सब पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। क्या? ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल दोस्तों, जाइए चेक करिए दोस्तों, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और साथियों हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।